स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों आज हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता संध्या के बाद का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम इसका पहला भाग पढ़ चुके हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता संध्या के बाद। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर शुदित पिपासा मृत अभिलाषा बिना आय की क्लांति बन रही उसकी जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर बात बात पर झूठ बोलता कोड़ी सी स्पर्धा में मरमर। फिर भी क्या कुटुंब पलता है रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन बना पहा रहा वह पक्का घर। मन में सुख जुटता है धन खिसक गई कंधों से कथड़ी ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। क्या यह संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे गरौंदे में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन। क्या ऐसा कुछ नहीं फूक दे जो सब में सामूहिक जीवन मिलकर जन निर्माण करे जग मिलकर भोग करे जीवन का। जन विमुक्त हो जन शोषण से हो समाज अधिकारी धन का। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों। प्रस्तुत पद्य में कवि ने घाव में व्याप्त दरिद्रता का चित्रण किया है और घाव के बनिए की विवशता और उसकी मृत अभिलाषाओं का वर्णन किया गया है। आइए बच्चों अब हम इसकी व्याख्या करते हैं और व्याख्या के साथ साथ हम इसके शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। दैन्य दुख अपमान ग्लानि चिर शुदित पिपासा मृत अभिलाषा। गांव का जो अत्यंत छोटा व्यापारी है वो बड़ा व्यथित जीवन बिता रहा है। उसमें दीनता की भावना है दुख है बेइज्जती है और घृणा के भाव को झेलते हैं। वो भूखे प्यासे रह जाते हैं। उनकी जो अभिलाषाएं इच्छाएं जो होती हैं वह भी मृत है अर्थात उनकी इच्छाएं सभी इच्छाएं मर चुकी है क्योंकि वे कभी पूरी ही नहीं होती। बिना आय की क्लांति बन रही उनकी जीवन की परिभाषा। उनकी आमदनी बहुत ही कम है जिससे उनका जीवन सिर्फ क्लांति अर्थात दुख की परिभाषा ही बनकर रह गया है। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वह दिन भर बैठा गद्दी पर बात बात पर झूठ बोलता। जिस प्रकार अनाज का जो एक निर्जीव अनाज का जो ढेर होता है उसी प्रकार गांव का दुकानदार भी एक निर्जीव व्यक्ति की तरह ही दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम है और उसे पैसा कमाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है और इस कोशिश में वह बार बार झूठ बोलता है। इस कौड़ी की स्पर्धा में अर्थात पैसा कमाने की होड़ में उस स्पर्धा में वह बार बार झूठ का पालन करता है बार बार झूठ बोलता है। फिर भी क्या कुटुंब पलता है लेकिन उसके इतने प्रयासों के बावजूद भी उसके व्यापारी के परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता। रहते स्वच्छ सुगर सब परिजन ना ही वह अपने परिजनों के लिए साफ कपड़े की व्यवस्था कर पा रहा है न ही वह स्वस्थ है बना पा रहा वह पक्का घर और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वह अपने लिए पक्का घर भी नहीं बना पा रहा है। मन में सुख है ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है तो वह व्यक्ति मन में भी सुखी नहीं रह पाता। जुटता है धन और उसको जिस प्रयासों से जिन कोशिशों से वह धन को जुटाने का प्रयास करता है वे सभी प्रयास उसके असफल होते जा रहे हैं। खिसक गई कंधों से कथड़ी। ऐसे ही विचारों में मग्न जब वह व्यापारी बैठा था तो उसके कंधों पर जो कथड़ी अर्थात तो फटे हुए कपड़ों की बनी हुई जो गुदड़ी थी वह गुदड़ी उसके कंधों से नीचे खिसक जाती है। ठिठुर रहा अब सर्दी से तन। उस कथड़ी के उस गुदड़ी के नीचे खिसकने से उसका जो शरीर था वह सर्दी से ठिठुर जाता है उसके शरीर को सर्दी लगने लग जाती है। सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण। इस प्रकार वह जो बस्ती का बनिया सोचता है कि उसके जीवन में इतनी विवशता क्यों भरी हुई है। क्या वह दुकानदार इस प्रकार का विवशतापूर्ण जीवन जीने को क्यों मजबूर है। शहरी बनियों सा वह भी उठकर क्यों नहीं बन जाता महाजन। उसके मन में विचार आते हैं कि वह शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं हो जाता
उसे भी तो महाजन बनने का अधिकार है, उसको भी तो एक बड़ा सेठ बनने का अधिकार है, तो वह बड़ा क्यों नहीं बन पाता? ऐसा क्यों है? ये बात उसे समझ में नहीं आती। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन? वो बार बार सोच रहा है कि ऐसी क्या व्यवस्था है जिसने उसकी जीवन की तरक्की की, उन्नति अर्थात तरक्की के सारे साधनों को रोक दिया है। क्या यह संभव नहीं? व्यवस्था में जग की हो परिवर्तन। और वह विचार करता है कि क्या इस संसार में जो व्यवस्था चली आ रही है उसमें परिवर्तन हो, ये बात संभव नहीं है। अर्थात समाज की सारी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। इस परिवर्तन से ही हमारे समाज में सुधार आ सकता है। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो विवरण। और व्यक्ति को अपने कर्म और अपने गुणों के आधार पर सभी की आमदनी और जो खर्चे होते हैं उसका वितरण एकदम से समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। घरोंदे में मिट्टी की अपनी अपनी सोच रहे जन। कवि पंत यह ग्रामीण परिवेश का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि गांव के लोग अपने अपने घरोंदे अर्थात कच्चे घर, अपने अपने कच्चे घरों में घुसकर अपने अपने बारे में, अपने अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार अपने जीवन की उन्नति के मार्ग को खोला जाए। क्या ऐसा कुछ नहीं? फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। बच्चों, कवि पंत जो थे प्रगतिवादी विचारधाराओं से युक्त थे, तो इन्होंने यहाँ प्रगतिवादी विचारधाराओं के बारे में ही बताया है और ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं। जब वो गांव के व्यक्ति, महाजन, सभी व्यक्ति ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सभी लोगों में मिलकर एक सामूहिक जीवन आए, अर्थात किसी साधन से सभी लोग एक समान सारी सुविधाओं का भोग करें, मिलकर जग निर्माण करे, जग मिलकर भोग करे जीवन का। सभी लोग मिलकर इस सामूहिक जीवन का, एक समान व्यवस्था के जीवन के संसार का निर्माण करें और उन सारी सुख सुविधाओं का सभी लोग समानता से मिलकर उपभोग करें। जन विमुक्त हो जन शोषण से, और जो ये सारा संसार है उसमें लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाई जाए। हो समाज अधिकारी धन का, और जितना भी धन हो उस पर भी सारे समाज का समान अधिकार हो। ऐसी यदि संसार की इस व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो सारे लोग जीवन में सुखी और समृद्ध हो पाएंगे। इसका विशेष हम लिखेंगे, ग्रामीण लोगों की विवशता का मार्मिक चित्रण किया गया है। और प्रगतिवादी विचारधारा से अभिप्राय है कि यहाँ प्रगतिवादी विचारधारा में यह बात महत्वपूर्ण रही है कि सभी लोगों को शोषण से मुक्ति मिली जाए, और जो समान अर्थव्यवस्था की बात प्रगतिवादी विचारधारा में कही गई है। भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर हो मानव की जय, व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की, जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की, टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आधा पाव आटा लेने लो लाला ने फिर डंडी मारी, चीख उठा गुग्गू डालों में, लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। इसका प्रसंग इस प्रकार लिखेंगे बच्चों हम, प्रस्तुत पद्य में ग्रामीण जीवन में व्याप्त निर्धनता और गरीबी पर अपने विचार और चिंता प्रकट की है। इसके शब्दार्थ व्याख्या के साथ साथ ही हम देखते जाएंगे। दरिद्रता पापों की जननी, कवि कहता है कि गरीबी सारे पापों को जन्म देती है, अर्थात गरीबी ही सभी पापों की जननी होती है। मिटे जनों के पाप ताप भय, कवि चाहता है कि लोगों के जीवन से जितने भी पाप हैं, ताप हैं, जो भी कष्ट है उनके, जो भी भय है उनके जीवन में, जिस भी प्रकार का डर है वो सभी मिट जाना चाहिए। सुंदर हो अधिवास, अधिवास अर्थात घर, सभी लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान मिले। वसन कपड़े, उनको सुंदर सुंदर कपड़े मिले
और तन सभी व्यक्तियों को स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए। पशु पर फिर हो मानव की जय। यहाँ पर कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि पशुता पर मानवता की जय होनी ही चाहिए। व्यक्ति नहीं, जग की परिपाटी, दोषी जन के दुख क्लेश की। यहाँ कवि कह रहे हैं कि इन सारे जो परिपाटी है, जो भी परंपराएं हैं, उसके लिए दोषी व्यक्ति ही नहीं है। ये जो जग की परिपाटी है, इस संसार की जो परंपरा है, सभी इस प्रकार की व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। जन का श्रम जन में बट जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। कवि कहते हैं कि लोग दुखी हैं, मन में पीड़ा है। यदि लोगों में उनकी मेहनत का जो उनका श्रम, मेहनत का जो फल है, वह सब आपस में बट जाए तो सारी दुनिया, अपने देश की जनता सुखी हो सकती है। टूट गया वह स्वप्न वणिक का। कवि कहते हैं कि गांव का जो छोटा सा दुकानदार है, वह अकेला बेटा बेटा जब ये सपना देख रहा था कि उसके संसार में जितने भी लोग हैं वह सुखी हो जाए, परंतु उस सपने को वो अपने व्यवहार में नहीं ला पाता है। उसी समय एक बुढ़िया, लाचार बुढ़िया अपने लिए आधा पाव अर्थात थोड़ा सा आटा खरीदने आती है। तो वही दुकानदार जो कि समान अर्थव्यवस्था की बातों के सपने देख रहा था, वह उसने फिर डंडी मारी, अर्थात उसने फिर कम आटा तोल के दिया, अर्थात उसने जो विचार अपने हृदय में लाए थे उसको व्यवहार रूप में परिणत नहीं किया। चीख उठा गुग्गू डालों में। लाला के इस अनैतिक कृत्य को देखकर जो उल्लू था, गुग्गू अर्थात उल्लू डाल में चीख उठा। लोगों ने पट दिए द्वार पर, और लोगों ने अपने अपने घर के द्वार पर के किवाड़ बंद कर दिए। निगल रहा बस्ती को धीरे गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। धीरे धीरे सारा गांव गहरे नींद में डूब जाता है और ऐसा लगता है जैसे नींद रूपी अजगर, अर्थात निद्रा का अजगर, नींद रूपी अजगर यहाँ पर रूपक अलंकार है। नींद रूपी अजगर यहाँ पूरे गांव को धीरे 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 करके निगल रहा है। इसका विशेष हम लिखेंगे बच्चों, भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गांव के वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है, प्रगति विचारधारा के साथ व्यक्त किया गया है। निद्रा का अजगर अर्थात नींद रूपी अजगर, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। बच्चों, ये थी सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद। आप इसकी दोनों भाग को देखें और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे एक नई कविता के साथ।